टॉपिक है खौफ से आज़ादी। और जब मैं माइक में बोल रहा हूँ, स्टेज पे खड़ा हूँ, तभी मैं खौफज़दा हूँ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं ये मानता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग जो होता है, पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट फ्रॉम माउथ टू माउथ, पब्लिक स्पीकिंग इज फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो दिल से दिल तक होता है। तो आज वली रहमानी आपसे बात करने नहीं आया है, वली रहमानी का दिल अपनी फरियाद आपके दिलों तक पहुंचाने आया है। मेरे भाइयों, सिर्फ 19 साल का हूँ और मैं एज इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ, बड़े बड़े काम कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रशेखर आजाद को जब गिरफ्तार किया गया था वो सिर्फ 14 साल के थे, और जब मौलाना अबुल कलाम आजाद लाहौर पहुंचे थे वो 18 साल के थे। वो ट्रेन से उतर गए और हजारों की तादाद में लोग इंतजार कर रहे थे उनका कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आएंगे कब। वो सामने खड़े हो, कह रहे अबुल आजाद कब आएंगे, तो कहते हैं मैं ही हूँ अबुल कलाम आजाद। तो लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये अबुल कलाम आजाद है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नौजवान जागे और समझे कि वक्त निकला जा रहा है। मेरे भाइयों, आज हमारा मुल्क एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैंने कहा कि अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने आया हूं। बहुत इमोशनल इस वक्त में, हर रात बैठकर रोने को जी चाहता है कि हमारा दिल, हमारा मुल्क एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां लोगों के दिलों में नफरत घोला जा रहा है, लोगों के दिमाग में एक खौफ का माहौल डाला जा रहा है। मेरे भाइयों, एक बंटवारा 70 साल पहले हुआ था, एक जमीन का 2 बंटवारा हुआ था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, आज हिंदुस्तान में दिलों का बंटवारा हो रहा है। और जो लोग नफरत फैला रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, जहां भी जाता हूं मैं ये बात कहता हूं कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग हमारे रास्तों में नफरत के कांटे बिछा रहे हैं, याद रखिए आप कि कल को आपके बच्चे भी इसी रास्ते से गुजरेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के पैर तो जख्मी होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के पैर भी जख्मी हो जाएं। मेरे भाइयों, जिस तरह आज लोगों का कत्लेआम हो रहा है, जहां देखो लिंचिंग हो रहा है, एक शेर याद आता है मुझे, मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि छा गई हरियाली रेगिस्तान में, कि छा गई हरियाली रेगिस्तान में, जाग उठे मुर्दे कब्रिस्तान में, दर्द मिला पत्थरों में मुझे, मगर ना मिला इंसानियत इंसान में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इंसानियत कहां मर गया है मुझे समझ नहीं आता, और जो कुछ चंद लोगों में इंसानियत बाकी है, उन्होंने अपनी इंसानियत को ये चुप करा के बैठा दिया है कि राम मंदिर बनवाना है और गाय की रक्षा करनी है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आया तो मैं बता दूं आपको, 23 साल से आज, मतलब इस राम मंदिर के मुद्दों पे लोगों ने सरकार खड़ी कर दी, पर आज हम इस बात को समझते नहीं कि वो सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है, सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है, मैं बता दूं आपको, जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं। और 2 एकड़ की जमीन की पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी सरकार खड़ी कर दी। उसी अयोध्या में 1857 में 2 दोस्त थे, एक का नाम था मौलवी आमिर अली, दूसरे का नाम था बाबा रामचरण दास। उसी अयोध्या में जिसकी 2 एकड़ जमीन के टुकड़े के लिए लोग आज कट रहे हैं, काट रहे हैं, उसी अयोध्या में 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हुई तो 2 दोस्त थे, एक का नाम था मौलवी आमिर अली, मौलाना थे, दूसरे बाबा रामचरण दास थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो अंग्रेजों ने सोचा कि उन्हें कैसी सजा दी जाए कि आने वाला वक्त याद रखे कि अगर हिंदू मुसलमान एक होगा तो उनका यही अंजाम होगा, उनका यही हश्र होगा। तो अयोध्या के एक पेड़ पे एक ही फांसी के फंदे से उन दोनों को लटका दिया, यानी कि पेड़ एक था, फांसी का फंदा एक था और गर्दन 2 थे। मेरे भाइयों, जो अयोध्या के उस 2 एकड़ जमीन के लड़ते हैं, कभी अयोध्या जाके वो पेड़ भी देख लिया करो जिसपे बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली को लटकाया गया था, फांसी दी गई थी, तो शायद तुम्हारी नफरतें कम हो जाएंगी। मेरे भाइयों, आज 70 साल की आजादी के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले आप थोड़े खामोश तो हो गए, तो ये तो हमारे कन्हैया भाई का काम है कि जोश लाने में कर सकता हूँ, जोश ला दो लोगों में, ऐसा मुझे रोस्ट करते आप बने इसलिए। तो मैं कहता हूँ कि बिना जोश के कुछ नहीं होता, तो थोड़े नारे लगा लेते हैं क्योंकि आप शांत बैठे, थोड़ा जोश कर ले अपने आप में। इनकलाब के नारे लगाता हूँ मैं
मैं कहूँगा इनकलाब, आप कहेंगे जिंदाबाद। तैयार हैं? बिल्कुल। और साथ में हिंदुस्तान जिंदाबाद की भी लगा लूंगा, क्योंकि 2 एंटी नेशनल स्टेज पे बैठे हैं। ताकि भाई आपने तो झेल लिया, मैं झेल नहीं सकता, इतना ताकतवर तो हो नहीं सकता। कह रहे बहुत जल्दी झेलोगे आप, बहुत करें ना झेलिए, चाहते हैं मैं झेलूं। वैसे इनकलाब, देखिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप सारे नौजवान हैं, आपको कान से कम सुनाई देता नहीं है, मतलब आप सही सुन लेते हैं ना। पर पॉलिटिक्स में झूठ की जरूरत है, वोटों की जरूरत नहीं है। और हमारे मोदी जी वो बूढ़े हो गए, उन्हें कम सुनाई देता है। तो शायद आसपास दिल्ली में क्या भी अच्छा इंडिया में क्या, तो जहां भी हो तो हमें मोदी जी तक आवाज पहुंचानी है, क्योंकि वो कम सुन रहे हैं। पहुंचानी है नहीं पहुंचानी? तो इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अगर मोदी जी तक आवाज पहुंच गई होगी तो वो समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान के लोग जाग गए हैं और 2019 में उसे उखाड़ के फेंक देंगे। मेरे भाई 70 साल की आजादी के बाद मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या हम आजाद हैं? आपके दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी कि नहीं नहीं, हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं। हमारे दिल आजाद नहीं है, हमारा दिमाग खौफ से आजाद नहीं है। और जिस दिन हमारा दिल और दिमाग खौफ से आजाद हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान सच में आजाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं बंगाल से आता हूं, तो बंगाली तो हूं नहीं पर बिहारी हूं मैं। पर क्योंकि मैं बंगाल से आ रहा हूं मैं, तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की गीत याद आती है जो 1913 में उन्होंने लिखा था। 1913 में कुछ ऐसा ही माहौल था, अब ज्यादा खराब है। उस वक्त अंग्रेज दूर कर रहे थे, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिख दे या कुछ बोल दे। उस माहौल में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखी थी। उन्होंने वो लिखते हैं, Where the mind is without fear and the head is held high। जहाँ आपका दिल और दिमाग खौफ से खाली हो, जहाँ आप अपना सर उठा के चल सके। और यकीन माने, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, Where the mind is without fear and the head is held high। अगर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शख्सियत 21वीं सदी में 2018 में आज जिंदा होते, तो फिर से वही गीत लिखते मोदी सरकार को देखकर कि Where the mind is without fear and the head is held high। मैं कल का वाकया बता दूं आपको। मैं भोपाल से वापस आ रहा था ट्रेन से, स्लीपर क्लास से ट्रैवल कर रहा था। अब अडानी तो हूं नहीं मैं, तो अब मैं बाथरूम जाता हूँ, टॉयलेट जाता हूँ। टॉयलेट में जब मैं वापस बाहर निकलता हूँ तो एक इंसान मेरे सामने आता है, कहता है वली रहमानी। अब आप हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही, आप समझिए, वो कहता है वली रहमानी। तो ये आई एम श्योर कन्हैया भाई के साथ भी, उमर भाई के साथ भी, मीरान भाई, नदीम भाई और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। कहते वली रहमानी। तो उस वक्त मेरे दिल में 2 बातें चल रही है। शायद वो इंसान है जो मेरे काम की कदर करता है, या शायद ये आरएसएस के नफरत वाली फैक्ट्री से निकला हुआ एक प्रोडक्ट है। तो आज बचपन से मैं ट्रेन में ट्रैवल करता है अपने माँ बाप के साथ, कभी इतना डर नहीं लगा मुझे। आज ऐसा माहौल क्यों है? 5 साल में के लोग ट्रेन में ट्रैवल करने से डरते हैं, मेट्रो में ट्रैवल करने से डरते हैं। ऐसा नहीं था मेरा हिंदुस्तान, मेरे भाइयों, ऐसा नहीं था। मुझे भी बेखौफ होकर ट्रेन में ट्रैवल करना है, मुझे भी बेखौफ होकर ओला कैब में ट्रैवल करना है, मेट्रो में ट्रैवल करना है। आज लोग जब ओला कैब बुक करते हैं तो पहले देखते हैं ओला का ड्राइवर मुसलमान है या हिंदू है। लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं आपके साइड वाले बर्थ में, ऊपर वाले बर्थ में जो ट्रैवल कर रहा है वो मुसलमान है या हिंदू है। ये नहीं देखते कि वो हिंदुस्तानी भाई है मेरा। और ये हकीकत है और ये दुख की बात है कि 5 साल में हमारे देश की ये दशा कर दी इन लोगों ने। इंशाअल्लाह जाएंगे, ताली बजाएं भाई के लिए। मेरे भाइयों, आज से कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, पुलिस को देख के देखता था कि मेरे कंपार्टमेंट में पुलिस है तो थोड़ा अच्छा महसूस करता था। चलो भाई पुलिस तो है कंपार्टमेंट में, तो मुझे मारेगा तो पुलिस बचाने आ जाएगा, है कि नहीं? पर कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा, पुलिस कह रहा है मुझे मुल्ला पसंद है, देखा था आपने? तो पता है योगी सरकार पुलिस पाल रही है, गुंडे पाल रही है। योगी साहब भी शायद बुरे हो गए, नहीं नौजवान, फिर भी आवाज पहुंचाए, पुलिस पाल रही है गुंडे। तो मेरे भाइयों, पुलिस का काम है कि बलात्कार रोके, वो रोक नहीं पा रहे। उनका काम ये नहीं कि एनकाउंटर करे, उनका काम ये नहीं है कि लोग लड़कियों से कहे कि तुम्हें मुल्ला पसंद है। जो काम है योगी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस का जो काम है कि कहे कि बलात्कार रोके, कि कहे कि गुंडागर्दी रोके।
जब आंधी तूफान आता है, क्या आंधी तूफान रोज आता है? नहीं, कभी कभी आता है। सैलाब क्या रोज आता है? नहीं, कभी कभी आता है सैलाब। तो कभी कभी सैलाब आता है, 100 लोग को एक बार में मार देता है। आंधी आया, 100 लोग, 100 लोग, 200 लोग मर गए। तो लोग आंधी और सैलाब के लिए तैयार नहीं होते। अगर सैलाब और आंधी रोज आ जाए तो क्या होगा? लोग तैयार रहेंगे कि भाई कल भी आंधी आया था, 100 लोग मरे थे, आज भी आंधी आया है, 100 लोग मरेंगे, शायद कल भी आएगा, 100 लोग मरेंगे। उसी तरह जब पहली बार अखलाक का कत्ल किया गया था, लिंचिंग किया गया था, पूरा हिंदुस्तान का हर इंसान, हर माँ, हर बेटी ये सोचकर दहल गई थी कि एक इंसान का इसलिए कत्ल हुआ है इस बिना पे, इस शर्त पे कि उसके फ्रिज में गाय का मांस रखा है। फिर पहलू खान का कत्ल होता है तब भी हिंदुस्तान दहलता है, जुनैद का कत्ल होता है तब भी हिंदुस्तान दहलता है। और आज आलम ये है, मरने और मारने का आलम ये है। जब उमर खालिद पे गोली चलती है तो लोग क्या कहते हैं? हिंदुस्तान को दहलना चाहिए था, है कि नहीं? भाई PhD कर रहा है, बच्चा है, मासूम सा है। हिंदुस्तान को दहलना चाहिए था कि नहीं दहलना चाहिए था? हिंदुस्तान कहता है जिस हिंदुस्तान को दहलना चाहिए था ये सोचकर कि एक बच्चे पे गोली चला दी लोगों ने, हिंदुस्तान कहता है ये तो होना ही था। इसने मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, ये तो होना ही था। इसने योगी के खिलाफ जो आवाज उठाई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये साजिश है, पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि भाई पब्लिसिटी के लिए करते हो गई। मेरे भाई, जब तलबुलकर को मारा गया तब भी हिंदुस्तान दहल गया था। जब पलसेड़ा को मारा गया, जब गौरी लंकेश को मारा गया तब भी दहल गया था। पर आज ये आलम क्यों है कि एक PhD स्टूडेंट पे गोली चलती है और हिंदुस्तान कहता है ये तो होना ही था। आप कह रहे होंगे अरे कल कुछ नया सुनाओ हमें। अखलाक मरा हमें मालूम है, पहलू खान मरा हमें मालूम है, जुनैद मरा हमें मालूम है। अरे नया सुनना है तो सुन लो कि अभी 1-2 हफ्ते पहले अलीगढ़ में दो बच्चों का एनकाउंटर किया गया। शराब कहेंगे कि 2 हफ्ते पहले तो हुआ, वो भी पुरानी हो गई बात। मतलब आज ये आलम है कि हमें रोज कत्ल की न्यूज भी नहीं सुननी है। ये क्रिएट कर दिया गया है कि जब तक हम नई न्यूज नहीं सुनते, न्यूज खोलकर अब देखते नहीं किसी का एनकाउंटर हो गया, किसी का लिंचिंग कर दिया गया, उस दिन हमें रात को चैन से नींद नहीं आती है। मेरे भाइयों, आपने जुनैद के कत्ल को भुला दिया गया होगा, आपने अखलाक के कत्ल को भुला दिया है, आपने पहलू खान के कत्ल को भुला दिया है। मगर मैं बता दूं कि आज भी रात को अखलाक की माँ रात को सोने से पहले रोया करती होगी। आज भी जुनैद की माँ रात को सोने से पहले रोया करती होगी। आज भी पहलू खान की बीवी रात को सोने से पहले रोया करती होगी। और यकीन माने, इनकी कहानी तब तक पुरानी नहीं होगी जब तक हम इन माओ की, इन बहनों के आंसुओं का कर्ज नहीं चुका देंगे। इनकी कहानी तब तक पुरानी नहीं होगी जब तक इनके आंसुओं का हम हक अदा नहीं कर देते। और याद रखो, हमें मौका मिल रहा है 2019 में कि इन माओं की, इन बहनों के, इनके बच्चों के आंसुओं का कर्ज हम 2019 में चुका दें, वरना हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज जब मैं नौजवान को देखता हूं तो बहुत दुखी हो जाता हूं मैं कि क्यों नौजवान। जब मैं ओखला आने वाला था तो ओखला के लोगों को, मैंने कुछ लोगों को कॉल किया, मैंने पूछा कि ओखला में क्या बोलूंगा, यहाँ के नौजवान से कुछ मैसेज पहुंचाना, ये मैं नहीं कर रहा। ओखला के लोगों से पूछने के बाद मैंने बोला कि ओखला के नौजवान तक मैं कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, तो आप बताएं कि मैं क्या मैसेज पहुंचाऊं। तो कहते हैं कि मैं कहता हूँ ओखला के नौजवान क्या करते हैं मुझे ये बताएं। वो कहते हैं ओखला के नौजवान 3 काम करते हैं, बुरा ना माने, मैं खरी बातें करता हूँ और बुरा मानेंगे तो भी कुछ नहीं होगा मेरा। तो वो कहते हैं ओखला के नौजवान 3 काम करते हैं, मुझे मालूम नहीं, आप बताएं ऐसा है या नहीं। पहला वो जिम करते हैं, दूसरा वो सिगरेट पीते हैं, तीसरा रास्ते पे खड़े होकर लड़कियों को ताकते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? चाय के ढाबे में बैठते, मीरान भाई कह रहे थे बाद में ना रोज खाइए आप लोग। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये करते हैं, लेकिन लड़कियां कह रही करते हैं, लड़के नहीं कह रहे। अरे कहिए हम करते हैं और आज से नहीं करेंगे। हम जिम करेंगे तो उम्मत की और कौम की खिदमत के लिए, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। सिगरेट नहीं पिएंगे हम, क्योंकि जब 19 के बाद मैं कहता हूं लोगों से, जहां भी जा रहा हूं, मैंने एक नारा लगाया है कि एक आजादी की लड़ाई 1947 में खत्म हुई थी। गौर से सुने कि एक आजादी की लड़ाई 1947 में खत्म हुई थी, और अगर मोदी सरकार फिर से जीत गई तो एक आजादी की लड़ाई 2019 में शुरू होगी।
और इस आजादी की लड़ाई में अगर भाग ले रहे हैं तो सिगरेट पीना बंद करे, दारू पीना बंद करे। आप सामने बैठे मेरे भाइयों, और आज संविधान बदलने की बात की जा रही है, आज इतिहास बदलने की बात की जा रही है, और हम सड़कों पे खड़े होकर ये 3 काम कर रहे हैं। दे दो यार, आप ही दे दो। अशफाकुल्ला खान को याद करें आप, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, तो अंग्रेज उनसे पूछते हैं अशफाक तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं? अशफाकुल्ला खान क्या कहते हैं मालूम आपको? गौर से सुने। अशफाकुल्ला खान की आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं, कुछ लम्हे बाकी हैं, और पूछा जाता है अशफाक, नौजवानों के लिए कह रहा हूं मैं, और अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए ताली जरूर बचाना। अशफाकुल्ला खान से कहते हैं अशफाक तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं? अशफाकुल्ला खान कहते हैं कि कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं, बस कोई तमन्ना तो नहीं, बस तमन्ना ये है कि कोई रखते खाके वतन कफन में। मतलब आपको फांसी लगने वाली है और आप कहते हैं कुछ आरज़ू तो नहीं, बस आरज़ू ये है कि कोई रखते खाके वतन कफन में। मेरे भाइयों, इनसे सीखना है हमें। 2019 में हमें भगत सिंह चाहिए फिर से। 2019 के बाद अगर मोदी जीत गया तो दुआ करें कि ना जीते, क्योंकि अगर जीत गया तो मैं बताऊं, ये मुर्गी कट्टे देखा है आपने कहीं पे? देखा है मुर्गी कट्टे आपने कभी पोल्ट्री फार्म में? शायद कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान का हाल होगा। मेरे भाइयों, आप कुर्ता पहन के बाहर निकल नहीं पाएंगे, दाढ़ी रख के बाहर निकल नहीं पाएंगे। अपनी औरतों से कहेंगे आप क्या मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी, बुर्का पहन के बाहर ना निकलो, कहीं तुम्हें मुसलमान समझ के तुम्हारा बलात्कार ना करते, तुम्हें कोई मार ना दे। ये हकीकत है, और 2002 में हमने देखा था ये, और वो सिर्फ एक ट्रेलर था, और पूरी मूवी देखनी है तो 2019 में मोदी को जिता दीजिए आप। मैं अपनी स्पीच को खत्म करूंगा ये कहते हैं, इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं हिंदुस्तान वालों जाग जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां भी नहीं रहेगी दास्तानों में। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।